नमस्कार दोस्तों, आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत हम सब व्यंजन को और शब्द के भेदों को चर्चा करेंगे, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यहाँ पे हम सब यूपी टेट के आपके जितने सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट को सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। आज की जो हम सब क्लास को कवर कर रहे हैं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम सब वर्णमाला पहले समझेंगे। इसके पहले की जो हम सब क्लास कवर करिए थे उसमें हम सब स्वर को समझे थे और वर्णमाला को समझे थे। आज की आपकी क्लास हम सब व्यंजन से शुरू करेंगे, लेकिन व्यंजन को समझने के लिए आपको वर्णमाला भी समझना पड़ेगा। वर्णमाला में क्या क्या समझना पड़ेगा हम सब पहले उसको समझ लेते हैं। वर्णमाला में अगर हम सब बात करें तो 11 स्वर होते हैं, जिसमें आपका अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ और उ औ, ये 11 आपके स्वर हो गए। इसमें 2 आपके अयोगवा होते हैं, अंग, और 25 दोस्तों आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं जो क से लेके म तक होते हैं, ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हैं, जैसे य र ल व, यह आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद 4 आपके उष्म व्यंजन हैं, स स ह स और ह, यह आपके 4 उष्म व्यंजन हो गए हैं। अब हम इसमें 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जिसे हम छ त्रंग ज्ञ और स्र, यह आपके 4 संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और 2 आपके द्विगुण व्यंजन हैं, जो आपके ढ और ढ होता है, यह आपके द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये तो हम सब वर्णमाला को समझे हैं। इसके लिए पहले वाली क्लास में हम सब स्वर को समझे थे अच्छे से। अयोगवा क्यों होता है इस पर भी हम सब अच्छे से समझ लिए थे। बस आप इसको एक अपने दिमाग में फिट करे रहिए, कौन सा अंतस्थ व्यंजन होता है, कौन उष्म व्यंजन होता है, कौन स्पर्श व्यंजन है, कौन स्वर है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर लिखे हैं, कुल 52 वर्ड होते हैं, जिनमें से 11 आपके स्वर होते हैं। 11 आपके स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर तो आपके हो गए। अब 33 व्यंजन की अगर हम सब बात करें तो यहीं 33 व्यंजन हो जा रहे हैं। 25 4 29, 29 4 33। अब यहाँ पे 33 वर्ड हो गए, 33 व्यंजन हो गए। अब ये जो 2 बच रहे हैं दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे? जो आपके संयुक्त व्यंजन हैं इसको हम सब किसके अंतर्गत रखेंगे? और जो आपके 2 द्विगुण व्यंजन हैं इसको हम सब किसके अंतर्गत रखेंगे? इस पे हम सब विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे और हम सब पूरी आज के वीडियो में व्यंजन को और जो आपके शब्द के भेद हैं उसको कवर करेंगे। चलिए अब यहाँ से आपकी क्लास स्टार्ट होती है, जिसमें हम सब व्यंजन समझेंगे। व्यंजन दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। कहने का तात्पर्य दोस्तों, जैसे क हो गया, अब अगर आप का उच्चारण करेंगे बिना स्वर की सहायता से नहीं कर सकते। जैसे का बोल रहे हैं तो आ रहा है, अगर हम इसे अगर स्वर का उपयोग नहीं करेंगे तो ये आधा का हो जाएगा, और आधा का आप उपयोग नहीं कर पाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जितने भी आपके व्यंजन हैं बिना स्वर की सहायता से आप उन्हें नहीं बोल सकते। कोई भी शब्द बोलेंगे, जैसे च बोल रहे हैं तो वह भी आपका आ का उपयोग हो रहा है, और का जब आप बिना आ के लिखें तो ये हलंत के हो जाता है, तो फिर हलंत होने का मतलब हो गया कि ये आधा का है। आप वही करें कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या दोस्तों 33 है। अब यहाँ पे हम व्यंजन के प्रकार समझते हैं। हमने समझ लिया कि कुल व्यंजन 33 हैं, तो फिर व्यंजन के प्रकार समझेंगे। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार से बताए गए हैं। पहला आपका है स्पर्श व्यंजन, जैसा कि हम सब ऊपर ही आपको बताएं, जो आपको 25 शब्द होते हैं वह आपके
अस्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। फिर दूसरा है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन, जो हम सब उसके बाद जस्ट अस्पर्श व्यंजन के बाद चर्चा किए थे, वो आपका अंतस्थ व्यंजन हो गया। अंतस्थ व्यंजन में हम सब दोस्तों कवर किए थे, जैसे आपका य हो गया, र हो गया, ल हो गया, व हो गया, यह आपका अंतस्थ व्यंजन कहलाएगा। फिर इसके बाद है दोस्तों उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन को हम सब स और है, यह आपका उष्म व्यंजन कहलाएगा। अभी तो हम एक एक इस पर चर्चा करेंगे, स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन, फिर उष्म व्यंजन। सबसे पहले हम सब कवर करते हैं स्पर्श व्यंजन को ही हम सब वर्गीय व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। अगर कहीं वर्गीय व्यंजन पूछ ले कि वर्गीय व्यंजन कहते किसे हैं, तो आपको बताना है कि यह स्पर्श व्यंजन को ही हम सब वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। कह रहे हैं कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण श्वासवायु मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे दोस्तों? जिन व्यंजन के उच्चारण में श्वास वायु जो होती है मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अभी हम आगे जब चर्चा करेंगे कैसे अलग अलग भागों को टच करेगी, जैसे कहीं कंठ से निकलेगी, कहीं तालु से निकलेगी, कहीं मूर्धन्य से निकलेगी, तो फिर यह जो आपके जो श्वास वायु है अलग अलग स्थानों को स्पर्श कर रही है, तो ऐसे हम स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत या फिर वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत रखेंगे। अब इसके अंतर्गत दोस्तों हम पहला कवर्ग समझेंगे। कवर्ग को हम सब कंठ के भी नाम से जानते हैं। जो कवर्ग के अंतर्गत आपका आएगा क, ख, ग, घ, अंग, यह आपका कवर्ग के अंतर्गत आता है, जिसे हम कंठ तालु या कंठ के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद च हो गया च वर्ग। जो आपका च वर्ग है दोस्तों, उसमें च से लेके यहाँ तक है, जिसे हम तालु के नाम से जानते हैं। तालु मतलब जब अगर हम क बोलेंगे, क हमारा कंठ से निकल रहा है, और तालु बोलते हैं तो जैसे च बोलिए, च हमारे तालु से निकल रहा है, छ, ज, झ, यह हमारे कहीं न कहीं तालु से संपर्क होके यह शब्द निकल रहा है, इसीलिए हम सब इसे तालु के अंतर्गत रखेंगे। फिर आपका ट वर्ग हो गया, यह मूर्धन्य मूर्धा, जैसे ट्र, ठ, ड, ढ, यह आपका मूर्धा के अंतर्गत आएगा। फिर त वर्ग है, यह दांत का प्रयोग होता है, जैसे त, थ, द, ध, न, यह आपका त वर्ग के अंतर्गत आएगा। फिर आपका प वर्ग है। प वर्ग दोस्तों ओष्ठ, जब हम बोलने को ऐसा शब्द बोलिए जो आपका ओठ का प्रयोग है, जैसे प, अभी आप प बोल रहे हैं तो आपका ओठ का प्रयोग हो रहा है, लेकिन आप त बोल रहे थे त में आपका ओठ का प्रयोग नहीं हो रहा था। प, फ, ब, भ, म, यह आपका प वर्ग के अंतर्गत आता है, इसे हम ओष्ठ, इसको हम बोलने के लिए ओष्ठ का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे इसे आप देख रहे होंगे, यह ब्लू कलर दिया गया है, यह क्यों दिया गया है इस पर हम चर्चा करते हैं। जो आपका दोस्तों अंगा, इया, अड़ा, न, म होता है, इसे हम पंचमा अक्षर या फिर नासिक वर्ण कहते हैं। अगर कभी भी पूछ ले नासिक वर्ण कौन से होंगे दोस्तों, तो समझिए जो आपके स्पर्श व्यंजन के लास्ट वर्ड होते हैं, अंगा हो गया, इया हो गया, अड़ा हो गया, न हो गया, म हो गया, यह आपके नासिक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। हमने भी स्पर्श व्यंजन को कवर किया। अब यहाँ पे हम सब अंतस्थ व्यंजन को समझते हैं। अंतस्थ शब्द का अर्थ मध्य या बीच में स्थित। जो अंतस्थ का मतलब ही दोस्तों, शब्द का अर्थ का यही मतलब ये होता है कि मध्य या बीच में स्थित। तो इसकी संख्या 4 है दोस्तों। य हो गया, र हो गया, ल हो गया, व हो गया। अभी इसके पहले भी हम सब बता चुके थे। अंतस्थ व्यंजन जो होता है आपका य, र, ल, व हो गया। अगर इसकी हम सब बात करें तो जो आपका य होता है, यह बोलने में कहाँ का प्रयोग हो रहा है दोस्तों? तालव्य। यह अभी आप प्रयास करिए बोल के, तो जाहिर सी बात है को तालव्य का प्रयोग कर रहे हैं, यह तालव्य के अंतर्गत आता है। और र आपका मूर्धन्य के अंतर्गत आएगा। ल आपका दंत के अंतर्गत आता है, और वह आपका ओष्ठ के अंतर्गत आता है। मतलब यहाँ पे हम सब अंतस्थ व्यंजन में आप समझिए कि इसको हम बोलने के लिए, वह बोलने के लिए ओष्ठ का प्रयोग करते हैं, ला बोलने के लिए दंत का, रा बोलने के मूर्धन्य का, या बोलने के लिए तालव्य का। आगे हम सब बढ़ते हैं अब यहाँ पे।
अब हम सब उष्म व्यंजन समझते हैं। उष्म व्यंजन कहते किसे हैं? कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत 4 वर्ड आते हैं, जैसे कि हम सब ऊपर ही देख चुके थे दोस्तों, जिसमें आपका स हो गया, स ह। अब यहाँ पे कहीं से स को कहेंगे, कोई कहते हैं कि बड़ा सा है, छोटा सा है, या फिर खड़खड़वा वाला सा है। तो यह बोलने का एक तरीका है, मतलब कोई भी बोलते हैं कि हाँ बड़ा सा हो गया, छोटा सा हो गया, या फिर खड़खड़वा वाला सा हो गया, हो गया। लेकिन एक्चुअल में जब आपका एग्ज़ाम में पूछेगा तो क्या पूछेगा, इस पे हम सब देखते हैं। जो हो गया सा हो गया दोस्तों, वह तालव्य, यह सा आपका तालव्य सा कहलाता है। और यह सा आपका मूर्धन्य सा कहलाएगा दोस्तों। जब भी पूछेगा, अगर यह दे दिया कि कौन सा मूर्धन्य सा है, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, यह सा आपका मूर्धन्य सा कहलाता है। ऐसा आपका दंत सा कहलाएगा। और ह का प्रयोग दोस्तों कंठ के जरिए होता है। आप यह नाम जरूर याद करिएगा। बाकी बोलने का आप कैसे बोल रहे हैं वो नहीं मैटर करेगा। एग्ज़ाम में जब पूछेगा तो यही पूछता है कि तालव्य सा कौन सा है, मूर्धन्य सा कौन सा है, दंत सा कौन सा है, यह आप ध्यान दे रहिए। अब यहाँ पे हम सब जो आपके संयुक्त व्यंजन थे उस पर चर्चा करते हैं। जो आपके 4 संयुक्त व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजन छ, त्रंग, ज्ञ और स्र आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो आपके छ, त्रंग, ज्ञ, स्र हैं, हमने 33 व्यंजन आपको बता दिया था, लेकिन 33 व्यंजन में यह नहीं है। और कहने का तात्पर्य है, और बिना इसके पूर्ण हो 52 अक्षर आपका भी नहीं पूर्ण होगा। इसलिए यह जो है, पहले हम सब इसको समझ लेते हैं कि यह छ हो गया। और यह बन कैसे रहा है दोस्तों? क से और स से बन रहा, आधा का है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हलंत लगा हुआ है। हलंत लगा हुआ है मतलब यह आधा का है और यह पूरा स है। इससे बन रहा है आपका छ। अब जब इससे बन रहा है तो दोस्तों यह व्यंजन तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें व्यंजन में कहने का सीधा सीधा मतलब था जो स्वरों की सहायता से बोला जाए। इसमें दोस्तों व्यंजन लग रहा है, व्यंजन की सहायता से बोला जा रहा है। यह आपका वर्ण के अंतर्गत आएगा, ना आपका यह स्वर के अंतर्गत आएगा, ना व्यंजन के। यह आपका छ जो आपका है वह आपका वर्ण के अंतर्गत आता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, यह स्वर और व्यंजन के दोनों के अंतर्गत नहीं आता है, यह आपका वर्ण के अंतर्गत आता है। अभी आपका 1 मिनट आगे, हम पहले चारों समझ लेते हैं। त्र हो गया। त्र कैसे बनता है दोस्तों? आधा त और पूरा र मिलकर क्या बनता है? त्र बनता है। ज्ञ दोस्तों, ज आधा ज और इया बन के ज्ञ बनता है। और स्र जो आपका स्र है, यह आपका आधा स और र बन के क्या बनता है दोस्तों? स्र बनता है। अब अगर इसको आप ट्राई करना हो, आपके मोबाइल में कीपैड होगा हिंदी का, अगर आपको ज्ञ टाइप करना हो तो आपके हिंदी कीपैड करेंगे तो उसमें नहीं मिलेगा, ये कहीं नहीं लिखेगा। उसको बनाने के लिए आप ज लिखिए, ज को हलंत मारिए, फिर इया लिखिए, ज्ञ आपका तैयार हो गया। अब छ बनाना है तो फिर आधा का लिखिए, का या फिर पूरा का लिख के हलंत मारिए, फिर स लिखिए, आपका का ओछा तैयार है। यह चारों वर्ण आपके वर्ण के अंतर्गत आते हैं। बोलने को हम कहते हैं कि हाँ यह संयुक्त व्यंजन है, लेकिन इनको हम वर्ण के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि यह व्यंजन से बन रहा है। आधा स, आधा का, त, यह सब व्यंजन ही है ना, इसलिए इसे हम वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। आगे जो आपका द्विगुण व्यंजन है, या इसे हम उच्छिष्ट व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। द्विगुण व्यंजन या फिर उच्छिष्ट व्यंजन, इसके अंतर्गत आपके 2 वर्ड आते हैं, जिसे ढ और ढ, जिसे पढ़ना है, लिखना है दोस्तों, पढ़ना ढ, तो यह आपके द्विगुण व्यंजन है। यह भी जिसे जो आपके ट वर्ग था दोस्तों, ट वर्ग में यह अक्षर आता है। 1 मिनट, यह दोनों सब इसी के साथ लग जाता है, इसीलिए यह भी आपका वर्ण के ही अंतर्गत आएगा। यह शब्द और व्यंजन में नहीं आता, यह वर्ण के ही अंतर्गत आता है। बोला जाता है कि हाँ द्विगुण व्यंजन है, उच्छिष्ट व्यंजन है, लेकिन इसे हम व्यंजन में नहीं गिनते हैं। जैसे हम अंग अ को कहने को तो हम कहते हैं कि हाँ अंग अ को भी हम स्वर के श्रेणी में गिनते हैं, लेकिन लिखने की जब बात आती है तो हम
अंग को अलग कर लेते हैं, उसे हम अयोग वाक्य लिखते हैं। आपके एग्जाम में जब भी पूछता है 11 ही स्वर पूछेगा, स्वर कितने होते हैं? 11 ही होते हैं। उसी प्रकार से इस पे भी है दोस्तों, यह आपका संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, उसको आप बताइए। अगर हम सब हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ड क्या होगा? अगर आपसे पूछें बताइए हिंदी शब्दकोश का जो शब्द की शैली है दोस्तों। एक और दो क्वेश्चन होगा यहाँ पे। हाँ, एक क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ड बताइए, और एक क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ड बताइए। देखने में क्वेश्चन एक जैसे लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन दोनों अलग है दोस्तों। यहाँ पे शब्दकोश की बात कर रहे हैं। अगर हिंदी शब्दकोश की बात करें तो अंतिम वर्ड होगा आपका है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे शब्दकोश की बात करें, और शब्दकोश के आपके जब स्वर और स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन कहाँ पे ख़त्म होता है दोस्तों? ह पे ही ख़त्म होता है। तो हम शब्दकोश के जरिए, शब्दकोश के माध्यम से ह तक यूँ मानते हैं। जब भी पूछे हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ड बताइए तो वह ह होगा, लेकिन जब वर्णमाला की बात करें, हिंदी वर्णमाला में अंतिम वर्ड बताइए तो वह आपका ज्ञ होगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम सब समझेंगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के भेद। व्यंजन के जो भेद हैं प्राणत्व के आधार पर समझेंगे। जैसे इस आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं दोस्तों। किस आधार पर? प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के दो भेद हैं। पहला है अल्प प्राण। वे व्यंजन जिनके वर्ण के उच्चारण में प्राण वायु की मात्रा कम होती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। कहने का तात्पर्य दोस्तों, वे व्यंजन जिनका उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है उन्हें हम, या फिर उसे बोलने में वायु की मात्रा कम लगे उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। यह दोस्तों आपका होता है प्रत्येक वर्ग का, जिसे हम आपको बताए थे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड। जैसे आपका अगर बात करें तो 1 से लेकर 5 तक वर्ड होते हैं दोस्तों। इसमें पहला वर्ड हो जाएगा आपका, तीसरा वर्ड हो जाएगा और पांचवा वर्ड है, ये आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। अल्प प्राण के अंतर्गत दोस्तों प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। मतलब अगर आप ऐसे समझिए, अल्प प्राण की बात करें, एक अक्षर को छोड़कर अगला अक्षर, पहला अक्षर पहला अक्षर ले लेंगे, फिर एक अक्षर छोड़ देंगे, दूसरा छोड़ देंगे, फिर तीसरा ले लेंगे, फिर चौथा छोड़ के हम फिर पांचवा ले लेंगे। पहला, तीसरा, पांचवा और प्लस अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों कौन कौन सा होता है? आपका य, र, ल, व और अंतस्थ व्यंजन होता है। और सभी स्वर, और जितने स्वर है दोस्तों आपसे ले, जो आपके स्वर हैं, हमने भी आपको बताया ना 11 स्वर होते हैं, सभी स्वर आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन जितने भी हैं, य, र, ल, व और सभी स्वर आपके अल्प प्राण होते हैं। अब हम महाप्राण समझेंगे। आपके दो प्रकार से हमने बताए थे। पहला हम अल्प प्राण खत्म कर लिए हैं, अब यहाँ पे हम सब महाप्राण को कवर करते हैं। करें कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वाव की मात्रा अधिक लगे, जिसे हम बोलने में अधिक वाव लगे, उसे हम महाप्राण कहते हैं। जैसे दोस्तों प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ड कौन कौन सा दोस्तों? दूसरा और चौथा वर्ड जो उसमें बचा था, उसमें हम पहला, तीसरा, पांचवा ले लिए थे, बचा क्या का 2 और 4, दूसरा वर्ड बचा था और चौथा वर्ड। महाप्राण में आपका आएगा दूसरा वर्ड और चौथा वर्ड प्लस उस व्यंजन। उस व्यंजन क्या था दोस्तों? स, श, श, ह। यह आपका उस व्यंजन, यह आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे हम सब भेद समझेंगे। स्वर तंत्रियों या घोषत्व के आधार पर व्यंजन के भेद। घोषत्व, कहीं की घोषत्व आपको ज़्यादा ही मिलता है, आप इसको भी जानते रहिए। स्वर तंत्रियों या घोषत्व के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? इस आधार पर भी दोस्तों व्यंजन के 2 ही भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। पहला अघोष व्यंजन। अब हम सब समझेंगे अघोष व्यंजन कहते किसे हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन की स्थिति कम होती है उसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन हम सब उसे कहेंगे
जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन की स्थिति कम होती है। किसकी स्थिति दोस्तों? कंपन की स्थिति कम होती है, उसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। अभी आप वर्ग समझ रहे हैं ना, वर्ग मतलब वही आपका होगा जो आपका वर्ग समझे, च वर्ग समझे, ट वर्ग समझे, त वर्ग समझे, प वर्ग, ये आपका वर्ग के अंतर्गत आएगा। उसका पहला और दूसरा वर्ण आपका अघोष व्यंजन में आता है। एवं स है, इसमें हा नहीं है दोस्तों। अगर या इसमें हा हम इंक्लूड कर देते तब हम लिख सकते थे उस व्यंजन, लेकिन हा नहीं है तो हम सिर्फ स आपका अघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। अब हम सघोष समझते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन की स्थिति अधिक होती है, इसमें कंपन की स्थिति कम थी लेकिन इसमें सघोष में अधिक होती है, उसे हम सघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा यूँ है जो उसमें बच गया था दोस्तों, वह यूँ अंत्यस्थ व्यंजन य लव आपका सघोष वर्ण कहलाते हैं। तीसरा वर्ण दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण आपका सघोष व्यंजन कहलाएगा, और उसमें आपका ह भी आता है। और सभी अंत्यस्थ व्यंजन य लव आपका सघोष व्यंजन होता है। और सभी स्वर यहाँ पे देखिए नोट में किया गया है, जितने भी स्वर होते हैं दोस्तों वो भी आपके सघोष के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे हम सब वर्णमाला को समझते हैं। वर्णमाला बस यही इतना ही समझेंगे, इसके बाद हम इसके भेद, शब्दों के भेद पे आ जाएंगे। शब्द को समझने के लिए वर्णमाला को समझ लेते हैं। वर्ण के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके अंतर्गत आपके 52 वर्ण दिखाई पड़ते हैं, जो कि हम सब पहले समझ चुके हैं। अब यहाँ पे हम सब समझते हैं शब्द। शब्द कहते किसे हैं? जब दो या दो से अधिक वर्णों के व्यवस्थित समूह से सार्थक अर्थ की प्राप्ति होती है तब उसे हम शब्द कहेंगे। करें कि जब दो या दो से अधिक वर्ण, जैसे आपका र हो गया, अगर हम राम, यहाँ पे 2 वर्ण आपका मिल गया, 2 क्या 3 वर्ण, र आ म, तो इसमें दोस्तों राम मिल, इसमें कह रहे हैं कि 2, कम से कम 2 तो होने चाहिए। जैसे नल, अब अगर नल की बात करें तो इसमें 2 वर्ण हैं आपके, 2 वर्ण हैं, वही कह रहे हैं कम से कम 2 वर्ण, और 2 से अधिक हों। अब कितने हों इसकी बाउंडेशन नहीं लिखें, लेकिन 2 से अधिक वर्ण, और इसमें कह रहे हैं सार्थक हो। ऐसा नहीं कि आप इसे ल लिख दे, इसे न लिख दे लन, तो फिर ये नहीं, ये सार्थक नहीं है। सार्थक मतलब दोस्तों जिसका कोई अर्थ निकलता हो। ऐसा नहीं कि ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड का यूज ना करिए जो अर्थ ही विहीन हो, जिसका कोई अर्थ ही ना निकले। कह रहे हैं कि सार्थक समूह को प्राप्ति हो तब उसे हम शब्द कहेंगे। आगे हम समझते हैं, जैसे लड़का, लड़की, बेटा, किताब, ऐसे प्रकार से आप बहुत सारे शब्द को समझ सकते हैं। शब्द के अंतर्गत सभी आएंगे जो सार्थक हों, जिसका कोई न कोई अर्थ निकले। अब यहाँ पे हम सब रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। इस आधार पर दोस्तों 3 भेद होते हैं। रचना और बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला, रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द के अंतर्गत कौन कौन आएंगे दोस्तों? ऐसे शब्द जिनका खंड ना हो सके, इन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब देखिए रूढ़ से अर्थ ही निकल रहा है, रूढ़ शब्द जिसका खंड ना हो सके, जिसको हम खंड करें तो सार्थक शब्द ना निकले, खंड कर दें लेकिन उसका सार्थक शब्द ना निकले। अगर वह सार्थक शब्द निकल जाएगा तो वह रूढ़ शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे जल। अब यहाँ पे अगर जल हम को अलग कर दें तो फिर वो ये आपका अलग अलग वर्ड हो जाएगा। ज हो गया और ल हो गया, जब ये अलग हो गया तो फिर ये वर्ड बन जा रहा है, शब्द तो बन नहीं रहा है। कह रहे हैं कि खंड ना हो सके और रूढ़ शब्द कहते हैं। अब इसे हम अलग करेंगे तो यह वर्ड अलग अलग हो जाएगा, इसलिए जल। जल को हम अलग करेंगे तो यह इसका अर्थविहीन हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ज का क्या मतलब है? फिर कह रहे हैं पुस्तक। अभी आप पुस्तक को अलग करेंगे, इसका आप अलग नहीं कर सकते हैं। पू करें, पुस्तक नहीं बनेगा कोई, मतलब कि ऐसा शब्द जिनका खंड ना हो सके। जैसे बेटा, अब बेटा को आप अलग कैसे करेंगे? यहाँ पे आका मात्रा रहेगा। पेंसिल,
अब पेंसिल को आप विग्रह करके नहीं कर पाएंगे, इसको अलग करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इस ऐसे शब्द जिसको खंड करने पर सार्थक शब्द ना हो, सार्थक शब्द ना निकले, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब फिर हम दूसरा समझते हैं यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द की अगर हम सब बात करें तो ऐसे शब्द जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं। अब देखिए दोस्तों, वहाँ पे तो खंड नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पे करें कि दो सार्थक खंड हो, वो आपस में मिल जाएं तो फिर वह आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय। अब अगर हम विद्यालय की बात करें तो विद्या आलय, तो दोनों सार्थक शब्द हैं, मिल के विद्यालय बने। चश्मा घर, चश्मा, अब चश्मा तो अब जैसे इसे हम अलग करेंगे, चश्मा, चश्मा आपका खुद एक हो गया। और फिर चश्मा को और घर, चश्मा घर, चश्मा के चश्मा भी सार्थक शब्द है, घर भी है। इसी प्रकार से ऐसे शब्द बहुत हैं दोस्तों जो आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। फिर आपका देवालय हो गया, रसोई घर हो गया। आगे हम योग रूढ़ समझते हैं। जो तीसरा है, ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बने बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य ऐसे किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हों और जब बन जाएं किसी तीसरे का बोध कराएं, किसी विशेष अर्थ का बोध कराएं, वे आपके शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीताम्बर। अब देखिए दोस्तों, दोनों तो अलग अलग शब्द है। पीताम्बर, नीलकंठ, लंबोदर, चारपाई, यह दोनों दो शब्द के योग से बने हैं, लेकिन इसका अलग भी अर्थ निकल रहा है। नीलकंठ, अब नीलकंठ किसके लिए प्रयोग होता है दोस्तों? जिसका नीला है कंठ अर्थात शिव। लंबोदर, जिसका लंबा है उदर। तो फिर इस प्रकार से इसका कोई अलग भी अर्थ निकल रहा है, ये तीसरे का बोध कर रहा है। ऐसे शब्द आपके योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द में बहुव्रीहि समास शब्द दिखाई पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य है, आप यह सब उदाहरण बहुव्रीहि समास में भी आगे पढ़ेंगे। वही कह रहे हैं जो आपके योग रूढ़ शब्द में बहुव्रीहि समास के शब्द दिखाई पड़ते हैं। अब हम सब प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद समझते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा? विकारी शब्द, जिन शब्दों का लिंग वचन काल कारक आदि का प्रयोग के कारण रूप परिवर्तन हो जाता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। किसके द्वारा दोस्तों? लिंग वचन काल कारक आदि के प्रयोग के कारण रूप परिवर्तन हो जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहेंगे। जैसे राम पढ़ता है। अब देखिए कह रहे हैं कि लिंग वचन काल के प्रयोग के कारण रूप परिवर्तन हो। अब राम पढ़ता है, पढ़ती लगा दें, स्त्रीलिंग हो गया, पढ़ते हैं, मतलब जिसमें इस प्रकार से परिवर्तन हो जाए उसे हम विकारी शब्द कहेंगे। इनमें दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आते हैं। अब जैसे पढ़ना आपका क्या हो गया दोस्तों? क्रिया हो गया। यही सब आएंगे, संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण आता है, क्रिया शब्द आता है। किसमें दोस्तों? विकारी शब्द में। और फिर दूसरा इसमें हो गया अविकारी शब्द। अगर हम सब अविकारी शब्द की बात करें, जिन शब्दों में शब्दों का लिंग वचन काल कारक से कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे हम अविकारी शब्द कहेंगे। जैसे लेकिन। अब देखिए दोस्तों, लेकिन कहने से कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है। किंतु इससे कोई कालक कारक लिंग वचन का बोध हो रहा है? नहीं। परंतु केवल भे, यह, हे, अरे, ये ऐसे शब्द दोस्तों जिससे लिंग वचन काल कारक से कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे हम अविकारी कहते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक और निपात आते हैं। आगे हम इन पर भी चर्चा करेंगे। अब हम यहाँ पे समझते हैं अर्थ के आधार पर जो आपके शब्द भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो भेद होते हैं, जिसमें पहला आपका हो गया सार्थक शब्द। अगर हम जब सार्थक की बात करें, जिन शब्दों का अर्थ
जिन शब्दों का अर्थ प्राप्त होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत एकार्थी, समानार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी शब्द जैसे शब्द दिखाई पड़ते हैं। अभी हम आगे समझेंगे इस पे। निरर्थक शब्द पहले समझ लें। जिन शब्दों का कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे अब हम आगे इस पे दोनों को, सार्थक और निरर्थक दोनों को इसमें कवर कर देंगे। सार्थक का जिसका कोई अर्थ निकले और निरर्थक का जिसका कोई अर्थ नहीं निकले। तो सार्थक व निरर्थक शब्दों का प्रयोग एक साथ दिखाई पड़ता है। आप इसका प्रयोग आप सब ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। जैसे कहेंगे खाना वाना। अब देखिए खाना तो आपका सार्थक शब्द है, लेकिन वाना क्या है, वाना क्यों कहते हैं? इसे घर पे कहेंगे खाना वाना लाओ या फिर खाना वाना बना है, मतलब इसी तरीके से वर्ड यूज करते हैं। खाना आपका सार्थक शब्द तो है, लेकिन वाना क्या है? वाना कुछ नहीं है, ये आपका निरर्थक शब्द के अंतर्गत आएगा। जो किताब उताब, किताब तो सार्थक शब्द हो गया और उताब क्या है? उताब आपका निरर्थक शब्द हो गया। इस प्रकार से जब शब्द प्रयोग होते हैं तो आपके सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द कहे जाते हैं। अब यहाँ पे हम सब आज व्यंजन को कवर किया दोस्तों, और शब्द से के आधार पर जो आपके शब्द थे, शब्द के भेद, शब्द के किस आधार पर शब्द बनते हैं उस पर चर्चा किया। अब इसी से कुछ क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं ताकि आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ण क्या है? अब इसमें आपको बताना है कि गया है कि माँ है कि का है। हमने आपको शुरू में ही बताया था हिंदी शब्दकोश से पूछे तो इसमें आपका हा होगा। अब हा क्यों होगा वो भी आपको अच्छे से पता हो गया, क्योंकि हमने बीच में चर्चा कर लिया था इस पर। हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों? हा है कि गया है कि या है कि का है। इसमें आपका राइट आंसर है ज्ञा। वर्णमाला में दोस्तों ज्ञा है। क्यों है यह आपको पता है पहले से, क्योंकि इस पर हम सब पहले ही चर्चा कर चुके थे। अब यहाँ पे समझेंगे हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितना है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या दोस्तों 33 है। अब स्वरों की संख्या कितना है? 11 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है कि 3 है कि 5 है कि 11 है। अगर हम सब संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन जैसे हम सब बताए थे आपको, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आपके आएंगे छ, त्रय, ज्ञ, श्रय, ये आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका हम पंचमा अक्षर का उच्चारण स्थान बताइए। कंठ से है, तालु से है, मूर्धा से है कि या फिर नाक से है? पंचमा अक्षर का उच्चारण स्थान दोस्तों नाक सा है। जैसे कि हम सब बताए थे कि जो आपके वर्ग के लास्ट अक्षर होते हैं उसे हम पंचमा अक्षर या फिर नासिक वर्ण भी कहते हैं, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान दोस्तों नाक है। जैसे इया हो गया, अंगा हो गया, ना हो गया, मा हो गया, यह सब आपके पंचमा अक्षर के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए दोस्तों यह क्लास हम सब यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।